बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल नंबर 4.7 और असाइनमेंट नंबर 4.3 को सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चंस में आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पहली जो आपकी एग्जाम्पल है 4.7, उसमें आपसे ये कहा गया कि एक बॉल है जिसका मैस है 100 ग्राम और आपने उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस सिचुएशन में ये अज्यूम करें कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं, तो बॉल जो इस वेलोसिटी के साथ थ्रो की गई, आप कैलकुलेट करें कि वो कितनी हाइट को गेन करेगी। ये इसका पार्ट ए है जिसमें आपने रेजिस्टिव फोर्सेस को इग्नोर किया और आपने बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ थ्रो किया और इस वेलोसिटी के साथ वो क्या हाइट गेन करेगी आपने ये पार्ट ए में कैलकुलेट कर लिया। फिर आपसे ये कहा गया कि इफ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर, यानी जो पार्ट ए में आपने हाइट कैलकुलेट की, ये हाइट उससे अब कम हाइट होगी। कि अब अगर बॉल इंस्टेड के इस हाइट जो आप पार्ट ए में कैलकुलेट करेंगे, इसकी बजाय 25 मीटर तक की ही हाइट को गेन करती है, तो इट मींस अब उसमें आप कंसिडर कर रहे होंगे एयर रेजिस्टेंस को, तब भी वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाने की बजाय एक लो हाइट विच इज 25 मीटर वहां तक पहुंचती है। सो पार्ट ए में जब आपने हाइट कैलकुलेट कर ली, तो पार्ट बी में जब वो इस सर्टेन हाइट से कम हाइट विच इज 25 मीटर वहां तक पहुंचेगा, तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कितना था फॉर दिस हाइट विच इज 25 मीटर, और इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस थी वो कितनी थी जिनकी वजह से हाइट इस हाइट से कम होकर हो गई 25 मीटर। सो आपने तीन वेरिएबल्स कैलकुलेट करने हैं, फर्स्ट में हाइट, फिर आपने वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस और फिर आपने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। सो इसके तीन हिस्से हैं। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट जिसमें आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं उससे सॉल्व करते हैं। जब आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे होंगे और बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा, तो इस सिचुएशन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तो हाइट गेन करता है, विच मीन्स वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा होगा, और ऊपर जाते हुए वो स्लो होता जाता है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। सो अगर आप इस फर्स्ट पार्ट पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट करें तो बनेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल द बॉल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ऑब्वियसली वो आप कैलकुलेट करेंगे बाय हाफ mv², और जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वो आप mgh से कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें आपके पास ये m का फैक्टर कैंसिल हो गया। आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने हाइट गेन बाय द बॉल कैलकुलेट करना है। सो हाइट के लिए आपके पास इस फार्मूला को जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह, v² डिवाइडेड बाय 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर था, यहां से g आपने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये बना v² ओवर 2g। अब आपको वेलोसिटी गिवन थी, वो वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, वो आपने यहाँ पर पुट करनी है, तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। हाइट क्या होगा जी, वेलोसिटी कितनी थी जी, एक दफा फिर देख लेते हैं, वो थी 25 मीटर पर सेकेंड। इसको आपने 2 × 9.8, जब आपने 25² और डिवाइडेड बाय 2 × 9.8 किया तो आपके पास जो हाइट की वैल्यू आएगी वो आएगी 31.9 मीटर। सो आपके पास जो फर्स्ट सिचुएशन में जहां आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट किया, लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल को सॉल्व किया, तो जो हाइट बॉल गेन करेगा वो आई है 31.9 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपको इसके बाद वाले हिस्से में हाइट गिवन है वो है 25 मीटर, जो ऑब्वियसली इस कैलकुलेटेड हाइट विच इज 31.9 मीटर से कम है। अगर वो हाइट कम है तो इसका मतलब कि बॉल अब फेस कर रहा था एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो बजाय 31.9 मीटर की हाइट गेन करता वो उससे नीचे
25 मीटर तक ही जाकर रुक गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब इस सिचुएशन में आपने कैलकुलेट करना था वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस फॉर द हाइट 25 मीटर। इसमें जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहां पर जब बॉल अपवर्ड मूव कर रहा होगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है, बट जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसके साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी परफॉर्म हो रहा होगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जब बॉल अपवर्ड जा रहा है तो जो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट भी वर्क परफॉर्म होगा। सो आपके पास एनर्जी का फार्मूला थोड़ा सा अब चेंज होगा, जिसमें आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वाले फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। जब आपने इस फ्रिक्शन वाले फैक्टर को इंक्लूड किया तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh प्राइम, क्योंकि अब आपके पास न्यू हाइट है विच इज 25 मीटर, एंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहां अब आपके पास कंप्लीट डाटा गिवन है। आपके पास मास था 0.1 kg, वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, मास अगेन 0.1, ग्रेविटी है 9.8 और हाइट आपके पास अभी 25 मीटर है, नॉट 31.9, 25, एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट करना है। जब आप इस काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 31.25, और जब पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 24.5 प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसमें 31.25 minus 24.5 that will give you the work done against friction, और वो है 6.75 जूल। सो ये है आपके पास जो बॉल ने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म किया व्हाइल मूविंग अपवर्ड, दैट इज 6.75 जूल। अब आपसे नेक्स्ट ये कहा गया कि अगर आपने कैलकुलेट कर लिया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो बताएं कि जब ये वर्क परफॉर्म हुआ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी थी। सो आपके पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए जो फार्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स है कौन सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी क्योंकि आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, और डिस्टेंस इस सिचुएशन में आप ऑब्वियसली हाइट को कंसिडर करेंगे जो कि है 25 मीटर। अब आपके पास जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो है 6.75, सो यहाँ आप पुट करेंगे 6.75। फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये आपने कैलकुलेट करनी है। आपके पास हाइट कितनी है, दैट इज 25 मीटर। यहाँ पर आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी 6.75 डिवाइडेड बाय 25, तो इसकी वैल्यू है 0.27 न्यूटन। सो ये था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, उसके अगेंस्ट कितना वर्क परफॉर्म होगा, और इन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वजह से बॉल की हाइट 31.9 मीटर से कम होकर 25 मीटर हो गई। सो ये था कि किस तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4.3 की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, असाइनमेंट नंबर 4.3 अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट गिवन है। इसमें कहा गया कंसिडर अ पर्सन ऑन अ स्लेड स्लाइडिंग डाउन अ 100 मीटर लॉन्ग हिल ऑन अ 30 डिग्री इंक्लाइन। अब यहाँ पर आपको जो सिचुएशन गिवन है वो कुछ इस तरह कि ये एक स्लेज है जिसके ऊपर ऑब्वियसली कोई पर्सन खड़ा हुआ है, और उस पर्सन का जो वेट होगा वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। स्लेड क्या होता है? स्लेड बेसिकली वो चीज होती है जिसके ऊपर खड़े होकर आप आइस के ऊपर या किसी स्लाइडिंग सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं, और इस स्लेड की मोस्टली जो शेप है वो इस तरह ही होती है। इसके ऊपर जो पर्सन खड़ा है वो इस इंक्लाइंड सरफेस जिसको उसने हिल कहा है, और इस हिल की जो हाइट है वो है 100 मीटर। अब इस हिल की 100 मीटर की हाइट पर उसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। जो हिल की सरफेस का रिएक्शन होगा
नॉर्मल फोर्स जिसे आप कहते हैं वो कुछ इस तरह वर्टिकली अपवर्ड होगा। अब यहाँ पर जो वेट है बेसिकली आपको उसके कंपोनेंट्स इनिशियली रिजॉल्व करने पड़ेंगे और वो कंपोनेंट कैलकुलेशन में यूज करना होगा जो अलोंग द मोशन ऑफ पर्सन होगा। जब आपने इस वेट के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्सिस इमेजिन करना पड़ेगा। सो जहां पर ये पर्सन खड़ा है हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर ये आपका एक्सिस है जो कि ऑब्वियसली एक्स एक्सिस होगा। आपने इस वेट की या फोर्स के कंपोनेंट जब ड्रॉ किए तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास हो जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेट जिसे आप कहेंगे mg cos थीटा, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट जिसे आप कहेंगे mg sin थीटा। और हिल का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आप यूज करेंगे जब आपने mg sin थीटा को कैलकुलेट करना होगा। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस है वो और mg cos थीटा ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर ये पर्सन स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड तो कौन सा कंपोनेंट mg sin थीटा अलोंग द हिल है या अलोंग द मोशन ऑफ द पर्सन है। सो जब आपने पोटेंशियल एनर्जी के कंपोनेंट्स को या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो उस सिचुएशन में आप वेट का जो कंपोनेंट यूज करेंगे वो होगा जो अलोंग द मोशन ऑफ द पर्सन है विच इज mg sin थीटा। यू विल नॉट यूज mg cos थीटा क्योंकि mg cos थीटा और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस हो रहे हैं। सो इस mg cos थीटा का पर्सन को मूव करने में कोई भी रोल नहीं होगा। सो इसको दिमाग में रखते हुए अब अगर आप मजीद इसकी स्टेटमेंट को स्टडी करें तो वो है, यहां तक तो ये था कि वो किस एंगल पर था और कितनी उस हिल की हाइट थी, वेट कैसे एक्ट कर रहा था। The mass of the person is 20 kg and the person has a velocity of 2 meter per second down the hill when they are at the top। यहां पर भी बात समझने वाली है वो ये कि जब पर्सन ने यहां से टॉप से मूवमेंट स्टार्ट की तो इस स्टार्टिंग मोमेंट पर वो कह रहा है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ पर्सन लेंगे तो अब उसकी आप दो एनर्जीज कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो हाइट पर खड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी भी आपको दी गई है तो इसका मतलब उसके स्टार्टिंग मोमेंट पर ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपको गिवन है। सो इस पर्सन की यहां पर जब आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली दैट एनर्जी विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर वो स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड, तो आपसे कहा गया हाउ फास्ट इज द पर्सन ट्रेवलिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल, कि जब वो इन दो एनर्जीज को लेता हुआ डाउनवर्ड आएगा तो बॉटम ऑफ हिल पर जब वो पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो कितना तेज चल रहा होगा। ये तो पार्ट ए में आपने कैलकुलेट करना है। फिर पार्ट बी में उसने कहा कि जब वो बॉटम पर पहुंच रहा है अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां से भी एक बात पता चल रही है कि ये जो उसने 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू दी है ये पार्ट ए में जो हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली ये उससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो कह रहा है कि ये वेलोसिटी फ्रिक्शन की सिचुएशन में है। अगर ये फ्रिक्शन की सिचुएशन में है तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी पार्ट ए की वेलोसिटी से कम होगी, क्योंकि पार्ट ए में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। सो 10 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि अगर ये वेलोसिटी कम होकर 10 मीटर पर सेकेंड रह गई तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन। सो पार्ट बी में आपने फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो पहले हम पार्ट ए कैलकुलेट करते हैं जिसमें हम टोटल एनर्जी एट द टॉप और टोटल एनर्जी एट द बॉटम को यूज करेंगे, विच मीन्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे। सो पहले हम टोटल एनर्जी एट टॉप कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे क्या चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट द टॉप
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टॉप पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो एनर्जीज गिवन है, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हुए आपको जो फार्मूला आप मोस्टली यूज करते हैं वो होता है mgh, लेकिन यहां मैंने अभी आपको बताया कि mg विच इज द वेट ऑफ द पर्सन, ये टोटल वेट आपने यूज नहीं करना, जस्ट वेट का वो कंपोनेंट यूज करना है जो अलोंग द हिल होगा या अलोंग द मोशन ऑफ द पर्सन होगा, और वो कंपोनेंट है mg sin थीटा। सो जब आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो यू विल राइट mg sin थीटा इनटू हाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको वेलोसिटी भी गिवन है, तो हाफ m v स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है जी टॉप पर, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ अब आपने सारा डाटा यूज करना है। मैस है आपके पास 20 kg, g है 9.8, थीटा है 30 डिग्री, हाइट ऑफ हिल आपको गिवन है 100 मीटर प्लस हाफ, अगेन मैस है आपके पास 20 kg, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। जब आप पोटेंशियल एनर्जी वाली इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 9800 जूल, और जब आप काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 40 जूल। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो इट विल बी 9840 जूल। सो जब पर्सन टॉप पर खड़ा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी एट द टॉप है दैट एनर्जी इज 9840 जूल। अब इस टोटल एनर्जी को लेकर वो पर्सन मूव करेगा डाउनवर्ड, तो आपने ये बताना है कि वो जब बॉटम पर पहुंचेगा विद दिस टोटल एनर्जी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसको यूज करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। जी डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द टॉप is equal to total energy at the bottom. टोटल एनर्जी एट द टॉप आपने अभी कैलकुलेट की, वो थी 9840 जूल, और टोटल एनर्जी एट द बॉटम ऑब्वियसली वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो वो हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, प्लस अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि जब वो बॉटम पर पहुंचेगा तो हाइट क्या हो जाएगी, 0। जब हाइट 0 हो जाएगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। सो जब वो बॉटम पर पहुंचता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इफ यू वांट टू राइट तो वो हो जाएगी 0। अब यहां से आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जो कि ऑब्वियसली वेलोसिटी एट द बॉटम होगी। उसके लिए आपके पास थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। 2 आप ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर, मैस को यहाँ पर डिवाइड कर दें जो कि कितना था 20 kg था, ये हो जाएगा v स्क्वायर। अब आप इसको क्योंकि v स्क्वायर है तो ऑब्वियसली आपको इसमें रूट लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 984। जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 984। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये बनेगा 31.3 मीटर पर सेकेंड और ये होगी वेलोसिटी एट द बॉटम। सो आपके पास वेलोसिटी एट द बॉटम बाय यूजिंग द टोटल एनर्जी एट द टॉप व्हिच वाज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व जिसमें आपको वेलोसिटी कम करके दी गई है। ये तो वो वेलोसिटी थी जिसमें आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ था। सो जब आपने एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर किया तो वेलोसिटी है 31.3 मीटर पर सेकेंड। ये एक आइडियल केस है। अब पार्ट बी में उसने कहा कि ये वेलोसिटी 31.3 से कम होकर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इतनी कम हो गई है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस वहां पर थी जिनकी वजह से टोटल एनर्जी को फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट भी वर्क परफॉर्म करना पड़ा और वेलोसिटी एट द बॉटम रिड्यूस हो गई। सो इस सिचुएशन में जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इंप्लीमेंट करेंगे तो वो कुछ चेंज होकर इस तरह होगा, टोटल एनर्जी एट द टॉप प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन दैट विल गिव यू द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। जब यहां पर आपने अब कैलकुलेशन करनी है
तो टोटल एनर्जी एट द टॉप आपने अभी कैलकुलेट की थी, वो थी 9840। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम के लिए आप ऑब्वियसली हाफ mv² इक्वेशन यूज करेंगे और वेलोसिटी आप वो यूज करेंगे जो फ्रिक्शन की प्रेजेंस में दी गई है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अब आप इसमें राइट हैंड साइड पर मैस की वैल्यू है 20 kg, वेलोसिटी है 10, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 9840 को। जब आप ये फैक्टर इसमें से सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन, तो ये आपको देगा 1000 जूल माइनस 9840। जब आपने इसमें से 1000 और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट माइनस 8840 जूल। इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या है जी? ये फ्रिक्शन की वजह से आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस की सिचुएशन में जब आप वर्क परफॉर्म करते हैं तो वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन या अगेंस्ट द फ्रिक्शन हमेशा होता है नेगेटिव में। सो यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव में आना यही इंडिकेट करता है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। सो आपने देखा कि किस तरह जब आप फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर करते हैं या फ्रिक्शनल फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन आपने बहुत ही केयरफुली लिखनी होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 2 क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।